Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amir Isaac and I am from Biology Department, Star Institute, Lahore. So let's move toward third test of the biology that is related to biological molecules. Very important unit as far as entry test is concerned. So without wasting time जी हम इसके आंसर्स की तरफ चलेंगे with complete discussion जिसमें आपके बहुत सारे इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो टिल एंड आप मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप मैक्सिमम इससे बेनिफिट हासिल कर सकें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है. जहां तक कंसेप्चुअल स्टडीज की बात है तो इस यूनिट के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा ट्रिकी से क्वेश्चंस मिलते हैं. स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो दैट्स व्हाई इसको जरा समझना बहुत जरूरी है. तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन्स. देखें पहला ही क्वेश्चन काफी ज्यादा जरा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है और इसको आप लोग ज्यादा जो है वो रिलेट करके फेडरल की बुक से जरूर पढ़िएगा, बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक ने वाटर के हवाले से जो प्रॉपर्टीज बताई हैं वो ज्यादा एक्सप्लेन करके नहीं बताई. स्पेशली उसकी जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं या उसकी जो बाकी के जो केमिकल नेचर के हवाले से इंपॉर्टेंट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप फेडरल की बुक से जरूर रीड आउट कीजिएगा. हमारे पास जो 4 ऑप्शंस हैं इस रिलेटेड वो है अल्फा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्या ये प्रॉपर्टी वाटर की हेल्प करती है लिपिड बाई लेयर को मेंटेन रखने में? नो, हीट कैपेसिटी इज नॉट रिलेटेड टू लिपिड बाई लेयर. सेकेंड ऑप्शन है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज रिलेटेड टू डेफिनेटली कोहेजन एंड टेंशन. नेक्स्ट जो चार्ली पे लिखा हुआ है, बट इसका भी अगेन लिपिड बाई लेयर की इंटेग्रिटी से ताल्लुक नहीं है. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. अब ये साथ आप लोगों को जो डायग्राम दिखाई दे रही है उसमें कुछ हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन के हवाले से कुछ कंसेप्चुअल जो आप लोगों को बात या पॉइंट क्लियर करना है वो जरा गौर से सुन लें. सो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेफर टू इंटरेक्ट विद मॉलिक्यूल्स दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद, यानी जिनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं जैसे आपस में भी, तो उनके साथ वो इंट्रैक्शन ज्यादा शो करते हैं एज कंपेयर टू नॉन पोलर सब्सटेंसेस. तो जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैं इसी वजह से जैसे इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है इस डायग्राम के अंदर कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व, जैसे जैसे वो पानी आ रहा है तो वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो द रिजल्ट इज अ क्लम्पिंग ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम वाटर, और इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेल्प्स टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ लिपिड बाई लेयर. The right answer is the delta option, hydrophobic exclusion. Next question number 2. Water acts as a universal solvent because of. अब इसकी क्या रीजन हो सकती है इन 4 ऑप्शंस में से? अगेन हीट ऑफ वेपोराइजेशन? नो, it provides a cooling effect to the surface, so from where water evaporate. So number 2 बीटा ऑप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नो. नंबर चार्ली ऑप्शन जो हमारे पास लिखा हुआ है हाई पोलैरिटी, दैट इज द राइट ऑप्शन. सो यही इसका आंसर हो सकता है. कोहेजन एंड एडहेजन की वजह से वाटर का फ्लो होता है. सो लेकिन जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसका ज्यादा रिलेशनशिप है पोलैरिटी के साथ, जैसे अब आप लोगों को ये बॉक्स के अंदर भी प्रॉपर्टीज में लिखा नजर आ रहा है कि वाटर इज डिफाइंड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. और इसमें छोटी सी एक दो बात और कि इसके अंदर आप लोगों को जो कोवलेंट बॉन्ड मिलेगा बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स वो भी आप लोगों को इन स्पेशली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उसको पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल शो कर रहा होता है. तो इसी वजह से उस पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से भी उसकी पोलैरिटी होती है और इस पोलैरिटी की वजह से वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसिडर होता है. तो आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, हाई पोलैरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. लिपिड्स स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज ऑफ. अब ये आपकी बुक की स्टेटमेंट है तो इसमें आंसर हमारे पास क्या अल्फा होगा, हाई प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन? नो, ऑक्सीजन इज वेरी लेस अमाउंट इन केस ऑफ लिपिड्स, सो दैट्स व्हाई ये इसका आंसर नहीं हो सकता. बीटा ऑप्शन क्या हाई कार्बन ऑक्सीजन रेशियो है? बात फिर वही हो गई कि अल्फा में भी ऑक्सीजन की हवाले से बात हुई थी तो वो बात ठीक नहीं है, और बीटा में भी ऑक्सीजन की बात हो रही है तो इसकी कोई हाई रेशियो लिपिड्स में नहीं होती. चार्ली ऑप्शन क्या लो प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन? नो, कार्बन बहुत ज्यादा होती है, एक लंबी सी चेन होती है कार्बन की, स्पेशली फैटी एसिड जब हम लोग उनको डिस्कस कर रहे होते हैं. तो इसलिए एक ही ऑप्शन हमारे पास रह गया जी डेल्टा ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड्स एंड लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन और लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए इसका आंसर था जी डेल्टा ऑप्शन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following is an unsaturated fatty acid? अब आपको पंजाब टेक्स्ट बुक में 4 नाम मिलेंगे और आपकी जो फेडरल की बुक है उसमें 6 नेम्स आपको बताए गए हैं. सो जैसे यहाँ पर अब आपको वो 4 नाम आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में से जो मिलते हैं, ऑलिक एसिड, पामेटिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड, तो इसमें से डेफिनेटली बीटा, चार्ली, डेल्टा तीनों क्या हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड. जबकि अल्फा क्या है? ऑलिक एसिड, दैट इज
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और ये एग्जांपल है हमारे पास मोनो अनसैचुरेटेड की, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड एक होता है, लेकिन वैसे मैक्सिमम 6 डबल बॉन्ड हो सकते हैं। अगर 2 होंगे तो उसको हम लोग फिर डाई अनसैचुरेटेड बोलेंगे, अगर 3 होंगे तो ट्राई। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलिक एसिड, दैट इज द आंसर। ये अब आप लोग साथ देख लें उसको, तो उसमें आप लोगों को जो कार्बन 9 है और कार्बन 10 है, इन दोनों के दरमियान में आप लोगों को यहाँ पर जैसे आपको नजर आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड है, तो इसको हम एक ही सिंगल डबल बॉन्ड होने की वजह से हम इसको बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड, एंड दैट इज द राइट आंसर। और जो मैं आपको बता रहा था कि फेडरल की बुक के अंदर कुछ और नेम्स भी हैं, जैसे स्टीरिक एसिड भी वहां पर आपको लिखा नजर आएगा, और वो भी सैचुरेटेड की एग्जांपल में ही आता है। तो इस तरह से आप लोगों को जो अनसैचुरेटेड है उसमें एक ऑलिक एसिड का नाम याद रखना है, और बाकी जो नाम है वो मोस्टली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मोनोसेक्राइड्स हैव अ जनरल फार्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हैं इन सारे जो ऑप्शंस हैं उनको देखकर, क्योंकि ये मिलते जुलते से ऑप्शन आपको लगते हैं। लाइक अल्फा पे लिखा हुआ है CnH2O एन, तो क्या यही इसका आंसर है? यस, यही इसका आंसर है। लेकिन बीटा ऑप्शन पे लिखा हुआ है CH2ON, यानी कार्बन के साथ कोई नंबर मेंशन नहीं है, जबकि मोनोसेक्राइड के फॉर्मूला में जितनी कार्बन होती हैं उतनी ही ऑक्सीजन होती हैं। द सेम अमाउंट ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड द हाइड्रोजन इज डबल देन ऑक्सीजन एंड कार्बन। और चार्ली पे जो लिखा हुआ है C2H2ON, ये भी गलत फॉर्मूला हो गया। और डेल्टा ऑप्शन पे CnH2O2n, तो ये भी कार्बन का जो नंबर है वो हाफ शो कर रहा है ऑक्सीजन के नंबर से, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन CnH2ON, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, NAD इज एन एग्जांपल ऑफ। 4 ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं, उनमें नंबर 1 मोनोन्यूक्लियोटाइड है, क्या ये बीटा डाइन्यूक्लियोटाइड है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड है, या टेट्रान्यूक्लियोटाइड है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो डेफिनेटली आपको ये 2 न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसको हम एब्रिविएशन करके NAD बोलते हैं। तो राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन, डाइन्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 7, if water has high latent heat of vaporization, so how this property of water could be helpful to plants and animals? पहली बात तो heat of vaporization कूलिंग इफेक्ट देती है। तो हम जो ये 4 ऑप्शंस हैं उनको देख लेते हैं, लंबी लंबी सी स्टेटमेंट्स हैं, सो इनको इसलिए जल्दी पढ़कर तो जल्दी आंसर लेंगे। लेकिन ये है कि आप लोगों को जो स्टेटमेंट्स अगर लंबी आती हैं तो डेफिनेटली ये आप लोगों को टाइम वेस्टेज की तरफ लेके जा सकती हैं। तो कोशिश करें कि जितनी जल्दी कोई आंसर समझ आता है तो वो आंसर ले लें, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद नहीं है। अल्फा पे लिखा हुआ है विद द रिलीज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस। नो, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लॉस होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लॉस नहीं होगी, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर, बीटा ऑप्शन। इट विल कीप देयर टेम्परेचर वेरी हाई, नहीं, टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। चार्ली ऑप्शन, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस, यस, दैट इज द राइट आंसर। एंड डेल्टा ऑप्शन पे जो लिखा हुआ है जी नो कूलिंग इफेक्ट, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन का तो काम ही कूलिंग इफेक्ट देना है, इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आंसर लेंगे जी चार्ली ऑप्शन, विद द रिलीज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट लॉस कैन टेक प्लेस। Question number 8, which is an example of disaccharide? So 4 options are: glycogen is a polysaccharide, fructose is a monosaccharide, Charlie starch is a again polysaccharide, so that's why answer is the delta option, lactose। अब इसका आप स्ट्रक्चर भी साथ देख रहे हैं, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज के दरमियान में आपको अल्फा 1,4 लिंकेज मिलती है, लेकिन क्योंकि जो ग्लैक्टोज है उसका 4 नंबर कार्बन हाइड्रोक्सिल को शो करता है ऊपर, और इसी तरह से जो ग्लूकोज का है वो नीचे, तो इसी वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, तो इसको हम बोलेंगे जी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुआ लैक्टोज, विच इज ऑल्सो नोन एज मिल्क शुगर, क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, starch is present in tubers, fruits and grains but absent in animal cells. Instead, animals have a substance stored in liver and muscle known as, हम इसको क्या नाम देंगे? क्या अल्फा ग्लूकागॉन कहेंगे? नो, दैट इज द नेम ऑफ हार्मोन विच इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। क्या बीटा ऑप्शन इसका आंसर है ग्लाइकोजन? यस, और इस ऑप्शन को हम दूसरा एक और नाम भी दे सकते हैं, मे भी हो सकता है वो ऑप्शन में मौजूद हो समटाइम, दैट इज नोन एज एनिमल स्टार्च, बिकॉज प्लांट्स अपने अंदर स्टार्च स्टोर करते हैं और एनिमल्स अपने अंदर ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, तो दैट्स व्हाई हम लोग फिर इसको एनिमल स्टार्च का नाम भी देते हैं, तो दैट इज द राइट आंसर, बीटा ऑप्शन। जो चार्ली पे लिखा हुआ है ग्लैक्टोज, दैट इज मोनोसेक्राइड, and delta option in glucose is also a monosaccharide, so right answer is the beta option, glycogen। Question number 10,
The covalent bond or bridge between the two monosaccharides to form a disaccharide is called, आसान सा क्वेश्चन है और 4 ऑप्शंस में अल्फा ही पे आपको आंसर मिल जाता है, दैट इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो यही इसका आंसर है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसी को आंसर कंसिडर करेंगे। जैसे अब आप लोगों को ये नजर भी आ रहा है, दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में जो आप लोगों को बॉन्ड नजर आ रहा है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा, चार्ली, डेल्टा इसके आंसर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय। अब उसी बॉन्ड का पूछा गया जी मैकेनिज्म एक तरह से कि ये बनता कैसे है। तो अल्फा क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन से, या बीटा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या चार्ली रिमूवल ऑफ वाटर, या डेल्टा एडिशन ऑफ वाटर। तो हम साथ देख लेते हैं। ये डायग्राम के अंदर आपको दो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता नजर आ रहा है। हाउ, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन, और पूरा प्रोसेस कहलाएगा डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, और इसी को दूसरा नाम देते हैं कंडेंसेशन। सो कंडेंसेशन क्या है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, जिसके रिजल्ट में दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं और बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो दैट इज द आंसर, चार्ली ऑप्शन, रिमूवल ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, the type of carbohydrate which has high molecular weight and is sparingly soluble in water। हमारे पास ऑप्शंस हैं, मोनोसेक्राइड ये तो इजीली सॉल्युबल है, डाइसेक्राइड लेस सॉल्युबल होते हैं, बट स्पेरेंजली सॉल्युबल कौन होता है? चार्ली ऑप्शन, पॉलीसेक्राइड। क्योंकि डेल्टा और बीटा एक ही बात है, क्योंकि माल्टोज इज आल्सो अ डाइसेक्राइड। राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, polysaccharides which may be spangely soluble or even insoluble in water। Next question number 13, dash are the specific structures related to the monosaccharides। So options है हमारे पास, glycosidic bond, no, monosaccharides join करते हैं glycosidic bond की वजह से, but that is not the property of monosaccharides। Beta option, keto group is the specific structure, yes, the second specific structure is the aldehyde। So on the basis of aldehyde and ketone, they may be known as aldo sugar and keto sugar। So that's why right answer is the beta option। जो चार्ली लिखा हुआ माल्टोज डाइसेक्राइड है और डेल्टा फ्रुक्टोज मोनोसेक्राइड है, बट मोनोसेक्राइड का जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वो इन ऑप्शंस में से बीटा ऑप्शन आंसर है, कीटो ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14, ये अब हमें 4 स्ट्रक्चर्स बने नजर आ रहे हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा पे, और हमसे पूछा गया है which one of the following is the formula of structure of D glucose। अब एक होती है L ग्लूकोज, जो सिंथेटिक ग्लूकोज होती है उसको हम L कहते हैं लीवो ग्लूकोज की वजह से, उसका जो सेकंड लास्ट कार्बन होता है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर होता है। और जो डी ग्लूकोज होती है जिसको हम डेक्स्ट्रोज या डेक्स्ट्रोज का नाम भी देते हैं, तो उसमें फिर आपको सेकंड लास्ट कार्बन पर हाइड्रोक्सिल राइट साइड पर होने की वजह से जो रिंग बनती है वो भी राइट साइडेड रिंग बनती है, तो इसी वजह से इसको डी ग्लूकोज कहते हैं। तो इन चारों में से वो कौन है? क्या वो अल्फा है? यस, अल्फा ही इसका राइट आंसर है जी, क्योंकि जो आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बीटा ऑप्शन पे आपको देखें डेफिनेटली जो कार्बन 4 नजर आ रहा है, स्पेशली जो वहां पर कोई चीज अटैच ही नहीं है, और इस तरह से चार्ली भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 2 कार्बन रिंग से बाहर हैं, जबकि ग्लूकोज में सिंगल कार्बन रिंग से बाहर होती है। और डेल्टा भी इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि वो 5 कॉर्नर रिंग है, जबकि ग्लूकोज 6 कॉर्नर रिंग होती है, तो इसलिए इसका आंसर था अल्फा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, the compounds which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunits, that is the definition of carbohydrates। तो इसलिए अल्फा, लिपिड्स, प्रोटीन्स, बीटा, चार्ली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये तीनों को इग्नोर करते हुए हम आंसर लेंगे जी डेल्टा ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 16, मोनोसेक्राइड्स आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अल्फा, डीएनए, एटीपी, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट। तक तो बात किसी हद तक ठीक थी, बट जैसे ही आगे हमने पढ़ा दिया अल्फा ऑप्शन में सिस्टीन, दैट इज द नेम ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड में मोनोसेक्राइड्स नहीं होते, इसलिए इसका आंसर अल्फा नहीं हो सकता। बीटा, डीएनए, एनएडी एंड इंसुलिन, इंसुलिन अगेन इज अ प्रोटीन, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। चार्ली, डीएनए, एनएडीपी, एटीपी एंड राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, यस, क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, एनएडी 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दोनों के अंदर शुगर मौजूद होगी, एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है उसमें भी मस्ट शुगर होगी, और राइबोलोज, बिसफॉस्फेट तो खुद ही क्या है? मोनोसेक्राइड है। तो इसलिए इसका आंसर है चार्ली, क्योंकि डेल्टा पे जो लिखा हुआ है डीएनए, आरएनए, और लास्ट पर अगेन एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है मायोसिन, तो दैट इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन, डीएनए, एनएडीपी, एटीपी एंड राइबोलोज, बिसफॉस्फेट which is a 5 carbon keto sugar। Question number 17, the simplest monosaccharide containing keto group, वो इनमें से क्या हो सकता है? ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लूकोज, राइबोज। पहली बात तो आप लोगों को सिंपलेस्ट से पहले कीटो ग्रुप देखना है किसमें है, तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ कीटो ग्रुप बीटा ऑप्शन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में है।
वैसे सिंपलेस्ट आपको दो मिलते हैं जिसमें सबसे कम कार्बन है, वो है ग्लिसरैल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जैसे कि अब आप लोगों को इन दोनों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। लेकिन जो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड है ये एल्डो शुगर है, जिसमें एल्डिहाइड होता है, और आपसे कीटो ग्रुप वाली शुगर पूछी गई थी, और वो कौन है, वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। सो दैट इज द राइट आंसर, बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, dash is the most abundant carbohydrate in nature. Very simple question, very easy question. So इसका आंसर ही फौरन आंखें बंद करके चाहे आप लोग दे दें, अल्फा that is cellulose is the most abundant carbohydrate in nature. अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो बात मैं आपको और बता दूं। The most abundant carbohydrate in nature is cellulose. The most abundant organic compound in cell, that is protein. And the second most abundant organic compound in nature, that is chitin. तो इस तरह से कुछ और भी इंफॉर्मेशन आप इस तरह की ज़हन में रखेंगे। तो अभी आंसर था हमारा अल्फा ऑप्शन, सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्ट्रक्चर ऑफ अ फाइब्रस प्रोटीन कंप्राइजेस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ। अब वो फॉर्म कौन सी हो सकती है जी फाइब्रस प्रोटीन की इनमें से? अल्फा क्या फ्लैट होता है, अनकॉइल्ड होता है? नो, यू नो कि ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये हेलिकल फॉर्म में भी हो सकती है, और ये फाइब्रस फॉर्म में आती ही इसी वजह से है क्योंकि ये थोड़ा क्वाइल स्ट्रक्चर आ जाता है, तो इसलिए अनक्वाइल वाली बात तो गलत हो गई। बीटा ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रल्स हैं, किसी हद तक ये राइट आंसर हो सकता है। हम बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं नहीं, चार्ली स्फेरिकल नहीं होती, फाइब्रस प्रोटीन स्फेरिकल नहीं होती, वो ग्लोब्यूलर होती हैं, तो इसलिए वहीं पे बात खत्म हो गई। और डेल्टा क्लस्टर नहीं होता ये, तो इसलिए राइट आंसर इज द बीटा ऑप्शन लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रल्स। जैसे अब आप लोगों को साथ कुछ फाइब्रस प्रोटीन्स की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं अल्फा हेलिक्स के हवाले से भी, और बाकी भी केराटिन है, कोलेजन है, तो इसमें आप लोगों को ये फाइब्रस प्रोटीन्स बकायदा एक लॉन्ग स्ट्रैंड्स और फिब्रल्स की फॉर्म में नजर आ रही हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 16 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 170 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, 10 टाइप्स और 20 टाइप्स। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि 170 की तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, हालांकि वो आपको अमाइनो एसिड्स की टाइप्स एक सेल में या टिश्यू में मिलती है, नॉट इन अ प्रोटीन। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स आर डेल्टा ऑप्शन 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, और कभी कभी 25 टाइप्स भी हो सकती हैं, लेकिन ज्यादा प्रोटीन्स के अंदर 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, इन ग्लाइसिन विच इज द स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, और उसकी रीजन कि उसका आर ग्रुप सबसे छोटा होता है। अब वही आपसे पूछा गया कि उसमें आर क्या होता है, क्या उसमें आर अल्फा हाइड्रोजन होता है? यस, हाइड्रोजन होता है। बीटा फैटी एसिड तो हो नहीं सकता अमाइनो एसिड में, और इथेन भी नहीं होता और मीथेन भी नहीं होता, तो दैट इज द राइट आंसर। जो आपको अब स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा है कि इसके अंदर जो आर ग्रुप होता है वो हाइड्रोजन होती है, जिसकी वजह से हम इसको स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड कहते हैं। तो राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 22, which of the following holds the alpha helix of the protein in its place, यानी कि उस बॉन्ड की बात पूछी गई है जो इसको मेंटेन रखता है, इसको फोल्डेड फॉर्म में रखता है, तो वो इनमें से कौन से वाला बॉन्ड हो सकता है, या क्या इसमें से चीज वो हो सकती है? क्या वो आर ग्रुप है? बीटा ऑप्शन क्या डाइसल्फाइड बॉन्ड है, या चार्ली अमाइनो ग्रुप है, या डेल्टा हाइड्रोजन बॉन्ड है? तो आपको ये अब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें अल्फा हेलिक्स भी दिखाई दे रहा है और बीटा प्लेटेड शीट्स भी दिखाई दे रही हैं, और इसमें आप लोगों को डेफिनेटली एक तो CN बॉन्ड नजर आ रहा है, लेकिन क्या वो इसको अल्फा हेलिक्स को होल्ड करेगा? नो। तो इसका आंसर है जी हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि दूसरा अब आपको इसमें नजर आ रहा है। तो दो ही बॉन्ड दिखाई देते हैं सेकेंड स्ट्रक्चर में, मोस्टली आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जो मेंटेन रखता है उसको वो है डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 23, the number and sequence of amino acid along a polypeptide chain is called dash structure of a protein। हमारे पास ऑप्शन है नहीं, क्वार्टनरी, टर्शरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और अगर आप देखें ये अब आपके सामने एक डायग्राम नजर आ रही है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर की, इसमें काफी लंबी चेन है, और उस चेन के अंदर आप लोगों को जो अमाइनो एसिड्स हैं उनका सीक्वेंस एक दूसरे से डिफरेंट मिलता है, और अगर सीक्वेंस डिफरेंट हो, बाकी चीज अगर इन केस आपको स्ट्रेट चेन ही दिखाई दे रहा हो, तो हम फिर उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देंगे। दैट इज राइट आंसर, चार्ली ऑप्शन, primary structure is the right answer, which have the number and sequence of amino acids. Next question number 24, the type of bonding in alpha helix, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के हवाले से आपको अगेन बॉन्ड पूछा गया। तो अभी अब हमने जो रिसेंटली पीछे जो क्वेश्चन आया उसमें डिस्कस किया, हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर। अगेन हमारे पास वो ऑप्शन डेल्टा पे मौजूद है। जो L1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो मोनोसेक्राइड्स के दरमियान में होती है। आयोनिक बॉन्ड भी आपको अल्फा हेलिक्स में नहीं मिलेगा। डाइसल्फाइड इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई द राइट आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन,
हाइड्रोजन बॉन्ड अब आपको जो साथ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये टेलीफोन की वायर की तरह का कॉइल सा स्ट्रक्चर होता है और इसमें आप लोगों को जो मेन बॉन्ड उसको मेंटेन रखता है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड. द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स इज द डेल्टा ऑप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड. क्वेश्चन नंबर 25. The number of amino acids that have been found to occur in cells and tissues. अभी मैंने पीछे आपको 2-3 पहले क्वेश्चन आया तो उसमें प्रोटीन्स में पूछा गया था जी मोस्टली कितनी टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, तो वो 20 आंसर था. अब वो सेल्स एंड टिश्यू वाला क्वेश्चन आ गया तो हमने वहां डिस्कस किया अभी कि अल्फा ऑप्शन इज द राइट आंसर. 170 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन सेल्स एंड टिश्यूज, स्पेशली ह्यूमन बॉडी. क्वेश्चन नंबर 26. मायोसिन इज अ डैश टाइप ऑफ प्रोटीन. मायोसिन आपके मसल्स में होती है इसलिए इसको मायोसिन कहते हैं. मायोमीन मसल होता है. तो क्या ये इंटरमीडिएट टाइप की प्रोटीन है, सिंपल है, ग्लोब्यूलर है या फाइब्रस है? सो आसान सा क्वेश्चन था. ये आप लोगों को मायोसिन प्रोटीन और एक्टिन प्रोटीन दोनों आपके मसल्स में मिलती हैं और किसी हद तक ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, स्पेशली मायोसिन. एक्टिन के हवाले से थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी है लेकिन मायोसिन के बारे में किसी को कोई शक नहीं है कहते हुए कि दैट इज द फाइब्रस प्रोटीन. दैट इज द राइट आंसर, डेल्टा ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेप्टाइड बॉन्ड. अब इनमें से पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? क्या वो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड है, क्या कार्बन ऑक्सीजन का, कार्बन फास्फोरस या कार्बन सल्फर? तो दैट इज द राइट आंसर, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड विच होल्ड्स द टू अमीनो एसिड टुगेदर और उसकी वजह से डाइपेप्टाइड बनता है. फिर उसी की वजह से ये पेप्टाइड चेन बनना शुरू होती है. तो सी एन लिंकेज को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. अल्फा इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. Lipids contain double amount of energy as compared to same amount of carbohydrates due to the presence of. ये किसी तरह से एक तरह यूं कह लें रिपीट हुआ है क्वेश्चन. पहले भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ जो थी वो ऑप्शंस आगे पीछे थी. तो अल्फा पे लिखा हुआ हायर प्रोपोर्शन ऑफ सी एच बॉन्ड, यही इसका आंसर है क्योंकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक तो सी एच बॉन्ड ज्यादा होने से और दूसरा ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने से उसके अंदर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट डबल हो जाती है. तो दैट इज द राइट आंसर, अल्फा ऑप्शन, हाई प्रोपोर्शन ऑफ CH bond. Question number 29. Sarah is a chemistry student who is carrying out an experiment between an alcohol and acetic acid in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be. अब इतनी लंबी स्टेटमेंट देने का मकसद अगेन आपके टाइम को थोड़ा डिस्टर्ब करना. तो आप जल्दी से इसको अगर पिक कर लेते हैं क्वेश्चन को और राइट आंसर पे जल्दी पहुंच जाते हैं तो आपका टाइम बच जाएगा. अदरवाइज आप स्टेटमेंट पूरी पूरी पढ़ना शुरू कर गए तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. तो हमारे पास ही 4 ऑप्शंस हैं. डेफिनेटली अल्कोहल और एसिटिक एसिड का जो रिएक्शन होता है उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है वो एस्टर बनता है. और कैसे बनता है ये अब आप लोगों को साथ थोड़ा सा रिएक्शन में दिखा देता हूं कि जिसमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि कोई भी हो सकता है, एसिटिक एसिड भी हो सकता है, और अल्कोहल जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो अल्कोहल हाइड्रोजन प्रोवाइड करती है और जो फैटी एसिड होता है वो हाइड्रोक्सल प्रोवाइड करता है और उसके रिजल्ट में जो बनती है चीज वो एस्टर बनता है और साथ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है. तो इसलिए अल्फा ही इसका राइट आंसर है, एन एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल. जो बीटा पे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, डेफिनेटली वो इसका आंसर नहीं हो सकता और ग्लाइकोजन तो बिल्कुल भी नहीं और ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी नहीं. तो इसलिए राइट आंसर इज द अल्फा ऑप्शन, एन एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल. Question number 30. In lipid, there is a higher proportion of unsaturated fatty acids than it will be. अगर लिपिड में ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो क्या वो ऑयल होगा? बीटा ऑप्शन, क्या वैक्सेस, क्या फिनोल्स या फैट? Waxes are solid at room temperature because they have saturated fatty acids. Phenol is an alcohol and fat is also mostly solid at room temperature. तो इसलिए unsaturated fatty acid ज्यादा होने से अल्फा इसका आंसर होगा, उसको हम ऑयल कहेंगे. Next question number 31. Waxes are formed by the combination of fatty acid with. अब उसकी कॉम्बिनेशन क्या अल्कोहल से होती है, ग्लिसरॉल से होती है, सीरीन से होती है या सिस्टीन से होती है? ये जो लास्ट पे दोनों लिखे हुए हैं हम इसको सिराइन भी पढ़ सकते हैं. तो ये दोनों अमीनो एसिड्स हैं और जो बीटा पे लिखा हुआ है ग्लिसरॉल वो है तो अल्कोहल, लेकिन आपको वैक्सेस के अंदर मिलती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड और लॉन्ग चेन एक एस्टर बनता है. जैसे अब आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके कंपोनेंट्स स्पेशली जो वैक्सेस के अंदर है वो आपको नजर आ रहे हैं. स्ट्रेट चेन अल्केन्स होती हैं, उसमें कम से कम कार्बन 25, ज्यादा से ज्यादा आपको 35 तक मिलते हैं एंड ऑलवेज ऑड नंबर. ये सारी बातें भी आप वैक्सेस के हवाले से याद रखेंगे. फैटी एसिड भी एक लंबी सी चेन होती है और उसी की वजह से आप लोगों को अब इसमें जो आंसर मिलेगा जी लास्ट पे लिखा हुआ है लॉन्ग चेन अल्कोहल. तो इसलिए फैटी एसिड का जो कॉम्बिनेशन होता है वैक्सेस के अंदर वो अल्कोहल से होता है. दैट इज द राइट आंसर, अल्फा ऑप्शन, अल्कोहल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इनमें से क्या है? अल्फा, क्या POC, POC
या चाहे बीटा ऑप्शन COP या फिर चार्ली ऑप्शन COPOC या डेल्टा ऑप्शन CCOP। अब ये हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये किस तरह से आंसर लेंगे। पहली बात तो आप लोगों को अब मैं थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ साथ, कि दो जब न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन करते हैं और उनके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो उसकी वजह से कंडेंसेशन होती है और उसके रिजल्ट में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब बनता है दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, तो बेसिकली वो दो शुगर्स को आपस में कंबाइन करता है एक फॉस्फेट की वजह से। तो पहली बात तो ये याद रखनी है कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में फॉस्फेट एक होता है, दो नहीं होते, इसलिए अल्फा तो इसमें से निकल गया। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करें कि जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं तो ऑप्शंस में से जो आंसर नहीं हो सकता उसको निकाल दे, बाकी जो कम ऑप्शन रह जाएंगी तो आंसर लेना आसान हो जाएगा। तो अल्फा तो निकल गया क्योंकि एक फॉस्फेट होता है, दो फॉस्फेट नहीं होते। अब वो फॉस्फेट किन दो चीजों के दरमियान में होता है? दो शुगर्स के दरमियान में होता है। तो इसका मतलब फॉस्फेट को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में हमेशा सेंटर में देखना है आपने। अब अल्फा ऑप्शन इसलिए निकल गया था कि दो फॉस्फेट थे। बीटा ऑप्शन भी इस वजह से एक्सक्लूड हम कर देंगे क्योंकि फॉस्फेट दरमियान में नहीं दिखाया हुआ, उसने साइड पर दिखाया हुआ है और वैसे भी सिंगल कार्बन की बात हो रही है। तो फिर इसका मतलब बीटा भी आंसर नहीं है, अल्फा भी नहीं है और डेल्टा भी नहीं है, क्योंकि डेल्टा में भी फॉस्फेट आपको एक एंड पर नजर आ रहा है जबकि फॉस्फोडाइस्टर में फॉस्फेट हमेशा सेंटर में दिखाई देगा। अब इसका आंसर था जी चार्ली ऑप्शन। वो कैसे? कि आप लोगों को एक ऊपर जो शुगर नजर आ रही है उसके 3 नंबर कार्बन, उसका बॉन्ड ऑक्सीजन से बना हुआ है, फिर उस ऑक्सीजन का फॉस्फोरस से बना हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगेन ऑक्सीजन से है और उसके बाद नीचे वाला जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर की जो 5 नंबर कार्बन है वो अटैच है। तो इस तरह से हम अगर सीक्वेंस में देखेंगे तो ये बना COPOC। ठीक है, तो इसका मतलब फिर राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन COPOC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। Waterproof surface like cuticle of the leaf and protective covering of an insect's body are। अब इनका जो एक्चुअली क्यूटिकल स्ट्रक्चर है या क्यूटिकल जो केमिकल है उसके ऊपर स्पेशली वो क्या फॉस्फोलिपिड्स हैं, क्या वो वैक्सेस हैं, टर्पिनॉइड्स हैं या साइलग्लिसरोल्स हैं? तो आप लोगों को वैक्सेस इसका आंसर मिलेगा, बिकॉज ये जो क्यूटिकल होती है जी एक तो लीफ की सरफेस के ऊपर, फिर एक्सोस्केलेटन के अंदर, फिर फेदर्स के अंदर भी आप लोगों को मिलती है जैसे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और इसी तरह से जो फर होती है उसमें भी आपको वैक्स मिलती है। तो इन सब के अंदर ये वैक्स जो है वो एक्चुअली क्यूटिकल की फॉर्म में भी हो सकती है और जो है वो स्पेशली वैक्स की फॉर्म में भी। तो इसका मेन काम वहां पर इंसुलेशन के हवाले से रोल प्ले करना है। और वैसे ये वाटर बैरियर है, स्पेशली जब ये लीफ की सरफेस पर होगी या एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स में होगी तो हम इसको फिर पूरा नाम देंगे वैक्सी क्यूटिकल, और इसी तरह से फिर पूरा नाम देंगे वैक्सी एक्सोस्केलेटन। दैट इज द राइट आंसर, बीटा ऑप्शन वैक्सेस। क्वेश्चन नंबर 34। विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोटाइड? इन चार ऑप्शंस में से आंसर क्या हो सकता है? क्या एडिनोसिन? नो, बिकॉज एडिनोसिन इज द नेम ऑफ न्यूक्लियोसाइड, नॉट द नेम ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस नहीं हो या फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको न्यूक्लियोटाइड नहीं कह सकते। तो विदाउट फॉस्फेट उसको हम न्यूक्लियोसाइड का नाम देते हैं जो एडिनोसिन है। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज अ न्यूक्लियोटाइड। सो डेल्टा बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है NAD, दैट इज अ डाई न्यूक्लियोटाइड, नॉट अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। आपसे पूछा गया सिंगल न्यूक्लियोटाइड कौन है, तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन ATP। अब इसमें फॉस्फेट 3 होते हैं बट ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड होता है। बीटा ऑप्शन जो लिखा हुआ है गुआनिन, दैट इज द नाइट्रोजनस बेस। अब आपको ये ATP का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, एक ही नाइट्रोजनस बेस है, एक ही शुगर है, लेकिन फॉस्फेट 3 है। तो दैट्स वाई जब शुगर एक होगी, नाइट्रोजनस बेस होगी, तो वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड कंसिडर होगा, चाहे उसके साथ एक फॉस्फेट लगा हो, दो लगे हो या 3 लगे हो। तो जब तक उसमें शुगर की नंबर में इजाफा नहीं हो जाता या नाइट्रोजनस बेस ज्यादा नजर नहीं आ रही होती, हम उसको सिंगल न्यूक्लियोटाइड ही कहते हैं। तो राइट आंसर इज द चार्ली ऑप्शन ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। ये अगेन लंबी सी स्टेटमेंट, जल्दी से पढ़ेंगे और राइट आंसर पे जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कोरेस्पोंड्स टू द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑन मैसेंजर RNA फॉर दैट प्रोटीन। यानी कोड्स किसके ऊपर होते हैं? मैसेंजर RNA के ऊपर। अब आपने ये पढ़ा होता है कि एक कोड में 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और एक सिंगल कोड एक सिंगल अमाइनो एसिड की इंफॉर्मेशन होती है। इसका मतलब एक अमाइनो एसिड के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। आपसे पूछा गया है इफ रीडिंग फ्रेम ऑफ द मैसेंजर RNA फॉर अ ह्यूमन प्रोटीन इज 993 न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग अ स्टॉप कोडॉन। ये कॉटन वर्ड नहीं है, गलती से आया हुआ है, कोडॉन वर्ड है यहाँ पर, स्टॉप कोडॉन आएगा वर्ड एट द एंड। स्टॉप कोडॉन किसको कहते हैं? कि जो बेसिकली आपको किसी भी अमाइनो एसिड को जो डिटरमिन ना करे, और वो 3 है, आप लोगों ने नाम पढ़े होते हैं UAG, UGA एंड UAA। हम इनको अगर वैसे सीक्वेंस में किसी और तरह से पढ़ेंगे तो UAA या
फिर UAG यग, फिर UGA यगा। तो ये स्टॉप कोडॉन जब कहीं पे भी आ जाता है तो वहीं पर प्रोटीन की सिंथेसिस खत्म हो जाती है, क्योंकि ये किसी अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। सो आपसे पूछा गया कि अगर 993 न्यूक्लियोटाइड्स हैं किसी मैसेंजर आरएनए में और उसमें एक स्टॉप कोडॉन भी मौजूद है, इसका मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स को आप लोग एक्सक्लूड कर दें, क्योंकि वो अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं करेंगे एज अ स्टॉप कोडॉन, तो बाकी जो रह गए वो 990 रह गए। अब उसको माइंड में रखते हुए आपका फिर आंसर आसान हो जाता है कि हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स वुड बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। आपने सिंपली क्या करना है, 990 का जो फिगर हमारे पास रह गया 3 को निकालकर उसको 3 पे डिवाइड कर देना है। तो इन चार ऑप्शंस में से 331, इसी तरह से 330 और 93 और 993 में से आंसर है जी बीटा ऑप्शन 330, क्योंकि 990 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बीटा ऑप्शन 330। 331 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 अमाइनो एसिड जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स थे वो एक स्टॉप कोडॉन था और वो किसी अमाइनो एसिड को डिटरमिन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, The nitrogen containing bases in the nucleotide are of two types। वो हमें पता है प्यूरीन्स एंड पिरिमिडीन्स हैं। अब प्यूरीन्स क्या होती हैं, तो इनमें से वो कौन है, बेसिकली वो डबल रिंग बेसिस होती हैं और वो दो हैं, एक है एडिनिन और एक है गुआनिन। अब आपको ये पांचों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो नीचे वाली जो तीनों हैं वो हैं सिंगल रिंग बेसिस, जिनको हम पिरिमिडीन्स या पाइरिमिडीन्स बोलेंगे, और जो डबल रिंग बेसिस होती हैं वो हैं प्यूरीन्स। और इसलिए हमारे पास जो आंसर है जी वो फिर है चार्ली ऑप्शन एडिनिन एंड गुआनिन, क्योंकि बाकी सब के अंदर आप लोगों को कोई ना कोई पिरिमिडीन का नाम भी लिखा नजर आ रहा है, तो इसलिए आंसर जस्ट क्या है जी चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जी, सिंगल रिंग पिरिमिडीन्स आर। अभी मैंने जैसे आपको बताया वो 3 हैं और वो अल्फा पे ही लिखी नजर आ रही हैं, यूरासिल, साइटोसिन, थाइमिन, एंड दैट इज द राइट आंसर। तो हम विदाउट वेस्टिंग टाइम बाकी सब ऑप्शन को इग्नोर करते हुए राइट आंसर लेंगे जी अल्फा, यूरासिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। यूरासिल सिर्फ आरएनए में और थाइमिन सिर्फ डीएनए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए। आरएनए का भी वही होता है और डीएनए का भी वही होता है सब यूनिट, और वो इनमें से क्या होता है, क्या वो फॉस्फोरिक एसिड है, बेस है, न्यूक्लियोटाइड है या शुगर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चार्ली ऑप्शन इज द राइट आंसर। न्यूक्लियोटाइड इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए बिकॉज इट इज नोन एज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ये जो अभी स्ट्रक्चर आपको बना नजर आ रहा है इसके बारे में ही क्वेश्चन है कि फॉलोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ। तो क्या ये स्ट्रक्चर यूरासिल का है, थाइमीन का है, गुआनिन का है, साइटोसिन का है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं अब आप लोगों को एक थोड़ी सी एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि आपको ये बड़ा फायदा दे सकती है कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास हैं वो 5 हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं दोबारा से, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। आपको अगर स्ट्रक्चर को देखकर बगैर किसी रट्टा लगाए जो आंसर देना है तो वो कैसे आप दे सकते हैं। पहले तो देखेंगे क्या वो डबल रिंग है, अगर वो डबल रिंग है तो एडिनिन, गुआनिन में से कोई होगा, कोई यूरासिल, थाइमिन, साइटोसिन में नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो सिंगल रिंग है। अब जो स्ट्रक्चर हमें पूछा गया वो सिंगल रिंग है, इसका मतलब एडिनिन भी गया और गुआनिन भी गया, तो इसलिए इन ऑप्शंस में से चार्ली तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो डबल रिंग बेसिस हैं। सो इसके बाद फिर रह गया रही अल्फा, यूरासिल, बीटा, थाइमिन और डेल्टा, साइटोसिन। नेक्स्ट क्या करना है, जब आपको सिंगल रिंग स्ट्रक्चर नजर आ रहा हो तो आपने ये देखना है कि क्या उसके अंदर मिथाइल ग्रुप है या नहीं। अगर तो मिथाइल ग्रुप होगा तो वो थाइमिन के अलावा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब आप लोगों को जो 3 हाइड्रोजन नजर आ रही हैं ये एक कार्बन के साथ जुड़ी होती हैं, तो डेफिनेटली ये मिथाइल ग्रुप होता है जो सिर्फ थाइमिन में होता है। तो क्या इस स्ट्रक्चर में जो आपको क्वेश्चन पूछा गया क्या मिथाइल ग्रुप है, नो, तो इसका मतलब थाइमिन भी इन ऑप्शंस में से निकल गया। बाकी रह गया अल्फा और साइटोसिन। तो फिर अब हमें देखना है कि क्या अमाइनो ग्रुप है, अगर अमाइनो ग्रुप होगा तो साइटोसिन है, और अगर अमाइनो ग्रुप भी नहीं होगा तो यूरासिल है। तो यानी हिंट ये है कि पहले देखें डबल रिंग है या सिंगल रिंग है, डबल रिंग है तो एडिनिन, गुआनिन है, और सिंगल रिंग है तो साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल में है, और अगर सिंगल रिंग है तो फिर ये देखें क्या अमाइनो ग्रुप है, तो अगर अमाइनो ग्रुप है तो फिर वो साइटोसिन है, और अगर अमाइनो ग्रुप नहीं तो फिर देखें क्या मिथाइल ग्रुप है, और अगर मिथाइल ग्रुप होगा तो थाइमिन है, और अगर मिथाइल भी ना हो और अमाइनो ग्रुप भी ना हो तो डेफिनेटली फिर वो यूरासिल होता है, और यहाँ पर आपको बकायदा अमाइनो ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर था डेल्टा ऑप्शन साइटोसिन। सो उम्मीद है आप लोगों की ये बात काफी हद तक क्लियर होगी कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से वाला ये स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ही हमारे पास इस यूनिट का, आरएनए हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आसान सा क्वेश्चन था। सो क्या इसमें राइबोस शुगर नहीं होती, नो, इसी वजह से तो इसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड के, राइबोस शुगर ही तो इसका मेजर कंपोनेंट है, तो इसलिए राइट आंसर अल्फा नहीं हो सकता। क्या इसके अंदर यूरासिल नहीं होता, होता है, फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, होता है, और आंसर आपको पहले ही नजर आ रहा है जी डेल्टा ऑप्शन थाइमीन नहीं होता इसमें, क्योंकि वो सिर्फ डीएनए में होता है।
तो दैट इज ऑल अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। उम्मीद आप लोगों के काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा और आप इन टच रहिएगा, क्योंकि बाकी टेस्ट की डिस्कशन भी इंशाल्लाह जल्द ही आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी। सो आप विदाउट वेस्टिंग टाइम इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।